हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखिए यहाँ पे क्लास 12th हिंदी चैप्टर 9 प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज से आपका जितना भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मतलब आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, जितना भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है उन सभी प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने अगले वीडियो में चैप्टर 8 सिपाही की माँ है उसको मैंने समाप्त कर दिया है। तो आज हम लोग चैप्टर 9 देखेंगे। इसके इसी तरह करके हम लोग सभी सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मतलब सभी सब्जेक्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा मैं आपको और आगे बताता हूँ, जो आपका यह PDF है या PDF नोट्स, जो आपका यह PDF है, इस PDF का नोट्स लेने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, फ़ोन मत कीजिएगा मेरे दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर है 6204317872 62 043 17 872 पर हाय या हेलो, ठीक है, हाय या हेलो भेजिएगा सिर्फ, ठीक है, और अपना नाम भेजिएगा, बस इतना ही भेजिएगा। फ़ोन मत कीजिएगा, नहीं तो मैं परेशान हो जाऊंगा। फ़ोन आएगा तो बार बार फ़ोन आएगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा। तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया, हाय हेलो अपना नाम भेजिएगा, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और ग्रुप में जोड़ देने के बाद आपको मिलेगा ही थी PDF नोट्स, आपको मिल जाएगा। देखिए, और आप क्या करना, टेलीग्राम अगर चलाते हैं टेलीग्राम तो सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा, वहाँ पे टेलीग्राम पर साइंस एक्सप्रेस नोट्स के लिए सर्च कीजिएगा, साइंस एक्सप्रेस आपको मिल जाएगा। वहाँ पे उस ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे मैं PDF नोट्स दे देता हूँ। डेली वीडियो सुबह 7 बजे आपको मिल जाता है, मॉर्निंग में 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है, देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट्सअप नंबर पर हाय हेलो अपना नाम जरूर भेजिएगा, वो ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आपका पहला प्रश्न की ओर, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। मतलब प्रश्न कह रहा है, आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी थे, उनके काव्य आदर्श क्या है? पाठ के आधार पर बताना है। मतलब इस पाठ में उनके काव्य आदर्श को क्या बताया गया है, उसी के बारे में आपको स्पष्ट कर देना है, यानी इसमें लिख देना है, बता देना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। उत्तर में देखिए, यहाँ पे उत्तर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श प्रबंध काव्य थे। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य सिद्धांत, जो काव्य सिद्धांत उनका था ना, रामचंद्र शुक्ल के जो काव्य सिद्धांत था, काव्य सिद्धांत के आदर्श प्रबंध काव्य थे। प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है। मतलब रामचरितमानस जो है ना, वो भी एक क्या है, प्रबंध काव्य है। यह महाकाव्य है, सूरसागर गीत काव्य है। मतलब जो उनका आदर्श काव्य था ना, रामचंद्र शुक्ल का आदर्श क्या था, काव्य आदर्श क्या था, उनका आदर्श काव्य क्या था, यही है, रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, यह महाकाव्य है, सूरसागर गीति काव्य है। अतः रामचरितमानस श्रेष्ठ और परिणित ना क्या लिखा हुआ है, परिगणित होता है। यहाँ पे थोड़ी चीज तो पा गया है, मतलब यहाँ लिखा गया ना यहाँ पे इस तरह, इसलिए नहीं दिखा रहा है, तो परिगणित है होता है। अतः रामचरितमानस श्रेष्ठ और परिगणित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हो गया, नोट कर लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड प्रश्न है, काला काला के लिए सिद्धांत क्या है? काला काला के लिए सिद्धांत क्या है? यह प्रश्न मोस्ट VVI है दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। काला नहीं, कल्ला काला के लिए सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताना है। जो काला काला है, इसका सिद्धांत क्या है? आइए उत्तर देखते हैं। काला का सर्जन जब केवल काला की सुंदरता के लिए
किया जाता है तो उसे कल्ला कल्ला के लिए कहा जाता है। समझ गए, कल्ला कल्ला के लिए कहा जाता है। देखिए, कला का सर्जन जब केवल कला की सुंदरता के लिए किया जाता है, कला की सुंदरता के लिए जब किया जाता है ना, तो उसी को कला कला के लिए कहा जाता है। किसी कला की सुंदरता के लिए किया जाता है तो कला कला के लिए क्या होता है, कला कला के लिए कहा जाता है। यह अपनी सुंदरता के कारण अमर रहती है। कला कला वह अपनी सुंदरता के कारण अमर रहती है। इस सिद्धांत में नैतिकता के प्रश्न नहीं उठते। छोटे छोटे प्रगीत मुक्तक कला कला के लिए सिद्धांत के अंतर्गत परिगणित होते हैं। जो प्रगीत है ना, प्रगीत छोटे छोटे प्रगीत मुक्तक कला कला के लिए सिद्धांत के अंतर्गत परिगणित होते हैं। लंबी कविताएं इसके अंतर्गत नहीं आती। कला कला के अंतर्गत लंबी लंबी कविताएं इसके अंतर्गत नहीं आती। एकांकी में एक प्रश्न उठाया जाता है, जबकि नाटक में अनेक प्रश्न और राष्ट्रीय जीवन का चरित्र संवाद शैली में ही हो जाता है। ठीक है, संवाद शैली में हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एकांकी में एक प्रश्न को उठाया जाता है, जबकि नाटक में अनेक प्रश्न उठाया जाता है। और ऑब्जेक्टिव में पूछे एकांकी में कितने प्रश्न उठा सकते, एकांकी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना एकांकी, एकांकी मतलब एक जोड़ एकांकी, एक जोड़ अंकी एकांकी एक, तो एकांकी मतलब एक प्रश्न उठाया जाता है। जब उठाया जाता है एकांकी में एक प्रश्न उठाया जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एकांकी में कितने प्रश्न उठाया जाता है, मतलब यह खैर अभी तक पूछा नहीं है ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न, कब तू पूछ दे तो एकांकी में एक प्रश्न उठाया जाता है, जबकि नाटक में अनेक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, थर्ड प्रश्न 3 नंबर। देखिए, प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है प्रगीत किसे कहते हैं, मतलब प्रगीत को आपको इसी करना है, प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करना है, मतलब इसको डिफिनीशन देना है प्रगीत को। तो प्रगीत किसे कहते हैं या प्रगीत क्या है, इसी को परिभाषित करना है और इसके बारे में कुछ प्रचलित जो बात रही है उसी को बारे में यहाँ पे डिटेल कर देना है। तो प्रगीत का मतलब आइए यहाँ पे समझिए। देखिए, प्रगीत का मतलब होता है, आंसर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा, सुख दुख की आवेशमयी अवस्था विशेष को गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयोग से अभिव्यक्ति देना ही गीत या प्रगीत है। यहाँ पे समझे, देखिए प्रगीत का मतलब हुआ सुख दुख, कोई भी अवस्था में हो, कोई भी अवस्था में हो, सुख दुख में हो, चाहे किसी भी अवस्था में गिरे हुए हो, उसी को गिने चुने शब्दों में स्वर साधना से के उपयोग से अभिव्यक्ति को देना, मतलब कोई भी गीत के माध्यम से व्यक्ति को सुख दुख को बात को किसी भी अवस्था में गिने चुने स्वर के साधना के उपयोग से अभिव्यक्त कर देना, उसी को गीत या प्रगीत कहते हैं। ठीक है, यह आत्मपरक प्रगीत यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। ठीक है, यथार्थ या प्रतिध्वनित करते हैं, यथार्थ के प्रति। इसे कॉपी में नोट कीजिए इसको, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने 4 नंबर देखिए। प्रश्न है, हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है। हिंदी कविता जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसमें प्रगीतों का क्या स्थान है, मतलब उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। मतलब इसको उदाहरण के साथ स्पष्ट कर देना है कि हिंदी कविता में के इतिहास में जो प्रगीत वर्ड है, प्रगीत शब्द है, उसका स्थान क्या है, इसको आपको स्पष्ट कर देना है। आइए उत्तर में देखते हैं। उत्तर में लिखिएगा यहाँ पे, हिंदी कविता के इतिहास में हिंदी में प्रबंध काव्य को श्रेष्ठ और गीति काव्य को द्वितीय स्थान दिया गया है। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस साहित्य में काव्य उत्कर्ष के मानदंड प्रबंध काव्य के आधार पर बने हो और जहां प्रबंध काव्य को ही व्यापक जीवन के प्रतिबंध के रूप में स्वीकार किया गया हो, उसकी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रमुख तत्वों का है। यही नहीं बल्कि गीतों ने जनमानस को बदलने
में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। जैसे में देखिए विद्यापति, तुलसीदास, सूरदास, मीरा जी, नानक, रैदास की भक्तिकालीन कविता हिंदी का स्वर्ण काव्य है। हिंदी कविता के इतिहास बताना है प्रगीत। तो अब देख लिए एग्जाम्पल में विद्यापति, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, नानक जी सब क्या थे, हिंदी कविता के सब प्रगीतों का क्या थे, इतिहास थे, स्थान था इन लोगों का। आंसर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो कितना प्रश्न है, 8 वो प्रश्न है। ठीक है, देखिए 5 नंबर, देखिए हाँ यहाँ पे है 5 नंबर प्रश्न है। देखिए मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। देखिए मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। केदारनाथ सिंह की उदित कविता से इस कथन की पुष्टि करें। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा। देखिए मिथ कथन का अर्थ है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिए मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति है। तो आइए हम लोग समझते हैं मिथ कथन, उसके बाद समझेंगे अति कथन। पहले मिथ कथन, तब उसके बाद अति कथन। ठीक है, तो देखिए मिथ कथन का अर्थ संक्षिप्त कथन। देखिए मिथ कथन का अर्थ है संक्षिप्त कथन और अति कथन का अर्थ है सविस्तार कथन। समझे कि नहीं? मिथ कथन का अर्थ हुआ संक्षिप्त में बताना है, और अति कथन का अर्थ हुआ सविस्तार से बताना है। इसका अर्थ यह हुआ। इधर की कविता है, देखिए इधर की कविता है मिथ कथन का ही सहारा ले रही है। मिथ कथन वाली कविताएं हाथ की तरह गर्म और सुंदर होती है। अति कथन के पाठक कम मिलते हैं, लोगों के पास समय का अभाव हो गया है। ठीक है, मिथ कथन और अति कथन के यहाँ पे आपको अर्थ समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, या कॉपी में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है। ठीक है, छठा प्रश्न है हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषताएं आलोचक ने बताई है। मतलब इस पाठ के आधार पर हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषताएं आलोचक ने बताई है। देखिए इसका उत्तर है आधुनिक हिंदी कविता पर समाज का दबाव है। आधुनिक जो मॉडर्न हिंदी है, मॉडर्न हिंदी का जो पोएम है, आधुनिक हिंदी कविता पर जो समाज सोसाइटी है, समाज का उस पर दबाव है, वह अंत विरोधी और विडंबनाओं से दूर हटकर प्रगतिशील और सामाजिक हो गई है। जैसे समझिए मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन, अरुण कमल आधुनिक हिंदी कविता के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, इन लोगों ने क्या है, आधुनिक हिंदी कविता के श्रेष्ठ कवि हैं। जैसे मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन, अरुण कमल, इन लोगों ने आधुनिक हिंदी का, मॉडर्न हिंदी का सर्वश्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ पोएम है, श्रेष्ठ कवि हैं इस कविता का। ठीक है, इसका नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न थोड़ा बड़ा है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न है बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। क्यों? मतलब आपको बचपन से ही, मतलब इस पाठ के आधार पर, आपको नहीं, मतलब इस पाठ के आधार पर बताया गया है बचपन से ही किसी को भी, आपको नहीं, बचपन से ही आपको या किसी को ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है। मतलब जरूरी है ऐसे वातावरण में रहना जैसे स्वतंत्रता पूर्ण, मतलब आपको आज़ादी मिले, पूर्ण आज़ादी मिले, वैसे वातावरण में आपको रहना है। मतलब रहना है तो क्यों रहना है, इसी के बारे में आपको यहाँ पे इसका उत्तर में डिटेल कर देना है। प्रश्न क्या है, बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत जरूरी क्यों है जो स्वतंत्रता पूर्ण में रहो, स्वतंत्रता आज़ादी से रहो, क्यों जरूरी है, इसी के बारे में बताना है। आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर में है, देखिए आंसर लिखिएगा, बचपन से ही एक ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है। मतलब आपको या हमको बचपन में ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। हम में, देखिए हम में से अधिकांश व्यक्ति जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ज़्यादा भयभीत होते जाते हैं। बात सही है ना? हम जीवन से भयभीत रहते हैं,
मतलब इस पाठ में बताया गया है कि हम जीवन से भयभीत रहते हैं, मतलब जीवन से डरते रहते हैं, नौकरी करने से, परंपराओं से, और इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी, पत्नी या पति क्या कहेंगे। नहीं होता है कि कोई भी काम करने से पहले आप भयभीत रहेंगे, मतलब सोचेंगे कि हमारा पड़ोसी क्या कहेगा, हम क्या कर रहे हैं। कोई गलत काम करने से पहले आपका पड़ोसी, मतलब आप सोचेंगे कि क्या कहेगा देखने वाला, आगे जो देखेगा पड़ोसी देखेगा वो हम पर क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। यही बात बताना है कि हम इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी जो पत्नी या बच्चे, भाई बहन कोई भी हो, क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं, यह भी बात सही है कि हम मृत्यु से भी भयभीत रहते हैं। देखिए, हम में से अधिकांश व्यक्ति, देखिए यही बताना है कि बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो। इसी के बारे में यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हम में अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत होते हैं, बात सही है। और जहाँ डर है वहाँ मेधा नहीं। देखिए ये जो यह लाइन है ना, जहाँ डर है वहाँ मेधा नहीं, किस पाठ की है, मतलब किस पाठ से यह लिया गया है, पूछ देगा जैसे कि जहाँ डर है वहाँ मेधा नहीं, यह किस पाठ से लिया गया है। ये भी आई है क्योंकि इस प्रश्न को 2022 में पूछा गया, 21 में नहीं पूछा है, 20 में पूछा था यह। ठीक है, तो इस प्रश्न पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जहाँ डर है वहाँ मेधा नहीं, यह किस पाठ की लाइन है या किस पाठ से लिया गया है, तो प्रगीत और समाज लगाइएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन रहा है। हमें बचपन से ही एक ऐसे वातावरण में रहना है जहाँ भय ना हो, मतलब जहाँ डर ना हो, जहाँ से मन चाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, अपूर्ति एक ऐसी स्वतंत्रता जहाँ आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझ सके, वैसे वातावरण में रहना आवश्यक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसका पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर हाय हेलो अपना नाम भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा, वहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स फ्री में मिल जाएगा। 62 043, देखिए व्हाट्सएप नंबर है 62 043 17 8 72 6204317872। व्हाट्सएप नंबर है, हाय हेलो अपना नाम भेजिए, ग्रुप में जोड़ देंगे और आपको वहाँ पे पीडीएफ नोट्स इसका मैं दे देंगे, या आप कॉपी भी नोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं पीडीएफ आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न आ चुके हैं। लास्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, आधा घंटा के आसपास, 30 मिनट के आसपास वीडियो बन जाएगा। ठीक है, देखिए 8 नंबर लास्ट प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है, रचना और दस्तावेज में क्या फ़र्क है। देखिए आपको यहाँ पे बताना है रचना और दस्तावेज में क्या फ़र्क है, मतलब क्या अंतर है इसमें, रचना और दस्तावेज, इसी के बारे में आपको यहाँ पे कुछ बता देना है। रचना क्या है और दस्तावेज क्या है, मतलब रचना किसे कहते हैं और दस्तावेज किसे कहते हैं, इसी के बारे में फ़र्क यानी अंतर बता देना। ठीक है, उत्तर लिखिएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल समझिए। पहले लेखक पहले लेखन सामग्री एकत्रित कर, मतलब लेखक बोलते हैं, लेखक पहले लेखन सामग्री एकत्रित कर जो लिखता है, लेखन सामग्री एकत्रित कर जो लिखता है वह दस्तावेज है। देखिए दस्तावेज क्या है, देखिए यहाँ पे बताना है, रचना और दस्तावेज में फ़र्क बताना है। तो देखिए यहाँ पे दस्तावेज क्या है, देख पहले समझिए। लेखक जो पहले लेखन सामग्री जो एक इकट्ठा है, मतलब एक एकत्रित मतलब इकट्ठा करता है और जो उसको लिखता है वही दस्तावेज है। इस दस्तावेज से जो मूल्यवान बात निकाल कर कहीं भी लिखी जाती है, क्या हुआ, रचना है। मतलब यहाँ पे लेखक पहले जो लेखन सामग्री एकत्रित कर, मतलब इकट्ठा कर और इकट्ठा करके जो लिखता है वह दस्तावेज है। और इस दस्तावेज में से जो मूल्यवान बात जो निकाल कर कहीं भी, मतलब दूसरा पेज में लिख दिया जाता है, मतलब उसमें से कुछ निकाल कर, दस्तावेज में से कुछ निकाल कर जो अलग लिख दिया जाता है, तो वह क्या है, वह रचना है। तो दस्तावेज और रचना में आप फर्क यहाँ पे समझ गए। रचना आग, देखिए यहाँ पे रचना आग पर क्या लिखा हुआ, रचना आग पर पक कर तैयार हुई मीठी खीर है। मतलब यहाँ पाठ में कुछ बताया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पाठ का हिसाब से आंसर बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए रचना आग पर पक कर तैयार हुई एक मीठी खीर है और दस्तावेज रचना के लिए जरूरी है।
दस्तावेज रचना के लिए जरूरी है वह कच्चा क्या है, माल है, एक प्रकार कच्चा क्या है, प्रोडक्ट है। आगे चलकर इसी से उत्कृष्ट रचना बनती है। इसका नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट कीजिए, जो करना है जो कीजिए। चाहे आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ बताता हूँ, देखिए व्हाट्सअप नंबर मेरा है, फ़ोन मत कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है 6203478204317872। यहाँ पे अगर व्हाट्सअप पर लेना चाहते हैं तो नंबर है, या टेलीग्राम चैनल पर लेना चाहते हैं तो साइंस एक्सप्रेस का नाम से होगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा, वह ग्रुप में ज्वाइन होइएगा, वहाँ पे भी मिल जाता है। तो ओके बाय, गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके बाय, गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।